आज है 30 मई। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में चक्रवात रेमल से मिजोरम में बड़ी मात्रा में भूस्खलन की घटनाएं देखी गई हैं और चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक, तो पहला विकल्प है कि चक्रवात रेमल का नामकरण ओमान द्वारा किया गया है, जो एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रेत होता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि चक्रवात रेमल एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यानी कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति, यानी कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनकी उत्पत्ति के लिए समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा कोरियोलिस बल की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक, और अंतिम और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जमीन तथा समुद्री सतह दोनों पर उत्पन्न हो सकते हैं। इनमें से हमें क्या करना है, गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्री सतह पर तो उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन जमीन पर उत्पन्न नहीं हो सकते। ठीक, क्योंकि देखो एक ये क्या कह रहा है कि समुद्र की सतह का 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना ही चाहिए, जमीन पर इसलिए उत्पन्न नहीं हो सकते क्योंकि उनको संघनन की ऊष्मा प्राप्त नहीं होगी। ठीक, अब इसमें आपने एक ये पॉइंट देखा है कि कोरियोलिस बल की उपस्थिति अनिवार्य है। या कोरियोलिस बल के बारे में पता है? चलो कोरियोलिस बल को एक बार हल्के से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है अपनी अर्थ। ठीक है, कोरियोलिस बल को समझने के लिए ना एक बार अच्छे से समझना है, ये असल में कोई बल नहीं होता, ये एक आभासी बल होता है, यानी ये फील होता है कि बल है लेकिन असल में ये कोई बल नहीं होता। ठीक है, वो कैसे होता है? क्योंकि पता है कि आपको अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रही है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि हम कोरियोलिस बल को फील करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए हम इस जगह पर खड़े हैं, जो कि इसका क्या है, ये है इसका नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल है, और ये है इसका साउथ पोल। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक बॉल फेंकते हैं इधर की साइड। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर हम इस बॉल को यहाँ फेंकते हैं, क्या ये बॉल अपनी रेखा में बिल्कुल सीधी आएगी? भूमध्य रेखा की तरफ अगर हम बॉल फेंकते हैं नॉर्थ पोल से, तो क्या ये सीधी आएगी या फिर ये बॉल कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगी? तो देखो असल में ये बॉल सीधी नहीं आएगी, ये बॉल इस तरीके से मुड़ जाएगी। वो क्यों? क्योंकि हमने जब इस बॉल को यहाँ पर फेंका तो मान के चलिए यहाँ पर 10 डिग्री देशांतर था, तो जब हमने इस बॉल को फेंका 10 डिग्री देशांतर यहाँ ना होकर के 10 डिग्री देशांतर यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, और ये बॉल जो यहाँ पर फेंकी हमने वो यहाँ से मान के चलिए हो सकता है कि 12 डिग्री या 14 डिग्री देशांतर पर मिले। ठीक, क्यों? क्योंकि वो ये वाली जो जगह है वो आगे निकल जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि अगर हम नॉर्थ पोल से बॉल फेंक रहे हैं तो ये ना, क्योंकि पृथ्वी में रोटेशन है तो रोटेशन के कारण ये जो बॉल है वो अपना स्थान चेंज करेगी और इसमें विक्षेपण आएगा। ठीक, जैसे इसमें देखो, अगर मान के चलो हमने ये नॉर्थ पोल से इधर की साइड फेंकी थी, लेकिन अगर हम भूमध्य रेखा से, यानी कि नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ फेंकें, नॉर्थ पोल की साइड फेंकें अगर हम भूमध्य रेखा से, तब क्या होगा? तब आप सोच रहे होंगे कि तब भी बॉल ऐसी साइड में जाएगी, लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो परास है ना, जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ हम जाएंगे वैसे वैसे परास कम होता जाएगा और वहाँ पर क्या होगा, रोटेशन की जो गति है वो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे रोटेशन की गति धीमी होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मान के चलो यहाँ रखी है वो सबसे तेज घूमेगी, यहाँ पर रखी है वो क्या है 24 घंटे में ऐसे घूम के तब आएगी, लेकिन यहाँ पर रखी हुई चीज़ क्या है तुरंत के तुरंत घूमेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर बॉल फेंकते हैं, यानी भूमध्य रेखा की तरफ फेंकते हैं, तो उसमें विक्षेपण होगा किधर की साइड? अपने राइट हैंड की साइड। ठीक है, अगर हम नीचे से बॉल ऊपर की तरफ फेंकेंगे तब भी विक्षेपण किधर की तरफ होगा? जो अपनी गति होगी, यानी कि इसका इधर की तरफ मुंह है नॉर्थ की तरफ, तो इसके इधर राइट हैंड की साइड। ठीक है, यानी कि बॉल को इधर देखिए, जब हमने भूमध्य रेखा की तरफ फेंका तब भी बॉल किधर? अपनी राइट हैंड की साइड मुड़ी, और अगर हमने नॉर्थ पोल की तरफ फेंका तब भी बॉल क्या है? अपने राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ी। ठीक, अब ठीक एक बार साउथ पोल के बारे में देख लो कि हमने मान के चलिए साउथ पोल से बॉल इसी तरह फेंकी है, तब क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर परास ज़्यादा है और ये गति इस तरीके से कर रहा है, तो ये अगर हमने यहाँ फेंका है तो जब इस जगह पर हम फेंकेंगे तो ये असल में इस जगह पहुँच जाएगी, जगह तो यहाँ पहुँच जाएगी ना गति करके। जब ये बॉल जब तक कि यहाँ तक पहुँचेगी तब तक ये जगह यहाँ पहुँच चुकी होगी, लेकिन यहाँ पर हमें देशांतर कौन सा मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर मान के चलिए 12 डिग्री देशांतर था, तो यहाँ पर 14 डिग्री देशांतर अगर मान के चलिए हमें मिल रहा है, तो ये विक्षेपण तो आ ही गया। ठीक है, तो क्या होगा? हमने असल में इस बॉल को यहाँ फेंका लेकिन बॉल दिखाई हमें यहाँ देगी, यानी कि इसमें भी कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। हम बॉल यहाँ फेंक रहे हैं लेकिन बॉल कहाँ मिलेगी? हमें इस जगह पर। और ऐसा ही जैसा कि मैंने पहले बताया था नॉर्थ पोल के संदर्भ में, वैसा ही यहाँ पर भी होगा कि अगर हम बॉल इस तरीके से सीधे फेंकेंगे उसमें बॉल में विक्षेपण इधर की साइड आएगा, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड की साइड आएगा। याद रखना, अगर हम नॉर्थ पोल की बात करते हैं तो नॉर्थ पोल में क्या होगा कि जो विक्षेपण आएगा वो अपनी दाहिनी तरफ आएगा,
यानी कि अगर हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तब भी बॉल अपनी दाहिनी तरफ मुड़ेगी, नीचे की तरफ फेंकेंगे तब भी बॉल अपनी दाहिनी तरफ मुड़ेगी। वहीं अगर हम साउथ पोल की बात करें, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर की बात करें, तो साउथ हेमिस्फीयर में जो बॉल है वो अपने बाहीं तरफ मुड़ेगी, यानी कि अपनी लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ेगी। और चाहे वो हम भूमध्य रेखा की तरफ फेंकें या फिर हम साउथ पोल की तरफ फेंकें, बॉल आखिरकार किधर मुड़ेगी? अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ेगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो ये जो हम आभासी बल महसूस करते हैं, इसमें जो विक्षेपण हो रहा है, यही विक्षेपण बल क्या है? यही कॉरियोलिस बल है। असल में हमने समझा क्या है, एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, इस चित्र को देखिए। ये दोनों चित्र नॉर्थ पोल की स्थिति बयां कर रहे हैं और ये दोनों चित्र साउथ पोल की स्थिति बयां कर रहे हैं। ठीक है, ये जो विक्षेपण आ रहा है बॉल में, यही क्या है? यही है कोरियोलिस बल। ठीक है, क्या है ये? कोरियोलिस बल। ठीक है, यहीं से निकलता है फेरल का नियम। क्या निकलता है? फेरल नियम। फेरल का नियम। फेरल का नियम क्या कहता है? फेरल का नियम कहता है कि जो पवनें अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में चल रही हैं तो वो अपने दाहिने हाथ की ओर मुड़ती हैं, जबकि साउथ पोल में अगर चल रही हैं तो पवनें अपने बाएं हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ती हैं। ठीक है, ये किसके कारण होता है? ये कोरियोलिस बल के कारण होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश द्वारा यूक्रेन की सैन्य सहायता हेतु 1 बिलियन यूरो की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? ऑप्शन है स्पेन, फ्रांस, जर्मनी या इटली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि स्पेन। स्पेन के बारे में आपको पता होगा कि ये यूरोप का देश है। किसका है? यूरोपियन देश है। ठीक है, और ये एक आइबेरियन पेनिनसुला का देश है। ठीक है, आइबेरियन प्रायद्वीप का। अब आइबेरियन प्रायद्वीप क्या है एक बार देख लेते हैं। ठीक, हमने इससे पहले भी चर्चा की है लेकिन फिर भी चर्चा कर दे रहे हैं क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट जुड़ जाते हैं। ये क्या है? ये है अपना आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक, कौन सा? ये देख लीजिए, ये जो भाग है ना, ये वाला, ये आइबेरियन पेनिनसुला है। सवाल ये है कि भाई आइबेरियन पेनिनसुला पर कौन से देश हैं? तो मोटे तौर पर आपको इसमें 2 देश दिखाई दे रहे होंगे, एक है पुर्तगाल और एक है स्पेन। लेकिन इस पर ना एक और देश है जिसका नाम है अंडोरा। ये देखिए, ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पर बहुत छोटा सा देश है जिसका नाम अंडोरा है और इसकी राजधानी है लावेला। क्या है इसकी राजधानी? लावेला। ठीक, लेकिन ये 3 देश हो गए। इसके अलावा एक चौथा देश है जिसकी टेरिटरी है इस जगह पर, जैसे कि ये जिब्राल्टर दिखाई दे रहा है। ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है जो कि मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी को जोड़ रही है। ये वाली जो स्ट्रेट है ना, ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है। ठीक है, और इस जिब्राल्टर स्ट्रेट पर किसका अधिकार है? इस पर है यूके का अधिकार। ठीक, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, अब लेकिन हम इसके आसपास का थोड़ा सा और रीजन देखना चाहें तो देखो, जैसे अभी हमने किसको देखा, ये है आइबेरियन पेनिनसुला। अब इसके नॉर्थ में देखिए, ये क्या है? ये है बे ऑफ बिस्के, यानी कि ये है बिस्के की खाड़ी। ये अटलांटिक ओशियन है, हमें पता ही है। एक बार ये सेल्टिक सी है, इसको भी देख लीजिए। ये कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम के साउथ और वेस्ट में। ठीक, क्या है? सेल्टिक सी। अब एक बार इसको देखिए, ये है इंग्लिश चैनल और ये है नॉर्थ सी। ठीक है, क्या इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को देख पा रहे हो आप लोग? जी हाँ, देख पा रहे हो मुझे लग रहा है। और ये क्या है? ये है हमारे बेनिलक्स कंट्रीज। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी फ्रेंडली होते जा रहे होंगे मैप के साथ में। ठीक है, जब से हमने करंट अफेयर पढ़ाई है, आप लोग अगर साथ में जुड़े हुए हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप मैप के साथ में थोड़े फ्रेंडली हुए हो या नहीं, यानी कि थोड़ी सी जानकारी मैप में पहले की अपेक्षा बढ़ी है या नहीं। एक बार इस नॉर्थ सी को देखो और एक बार इस इंग्लिश चैनल को देखो। सवाल आपसे एक है कि नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम आपको तुरंत कमेंट सेक्शन में बताना है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो भी बताना है, और जो स्ट्रेट में पूछ रहा हूँ इस स्ट्रेट का नाम भी बताना है कि नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ने वाली स्ट्रेट कौन सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेन ने इस साल यूक्रेन को 1 बिलियन यूरो की सैन्य सहायता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह सहायता रूस तथा यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के सपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में रूस ने यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में आक्रमण किया था। हमने इस खार्किव क्षेत्र को एक बार देखा था मैप में अच्छे से। ठीक, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैगलन अंतरिक्षयान द्वारा ली गई 30 साल पुरानी रडार छवियों के नए विश्लेषण से पता चला है कि शुक्र ग्रह वर्तमान में ज्वालामुखी रूप से सक्रिय हो सकता है। यह मिशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है इसरो, नासा, जाक्सा या ऐसा, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, ये वाला। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी कि नासा। तो देख लेते हैं एक बार। देखो, ये है शुक्र ग्रह। क्या है ये? शुक्र ग्रह। इस शुक्र ग्रह मतलब वीनस। ठीक, इसकी कुछ इमेजेस हैं जिनका अध्ययन किया गया है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि ये ज्वालामुखी रूप से दोबारा एक्टिव हो सकता है। ठीक है, देखो पढ़ लेते हैं। मैगलन मिशन नासा द्वारा 1989 में लॉन्च किया गया था। यह शुक्र ग्रह की संपूर्ण सतह की छवि लेने वाला पहला अंतरिक्षयान था। इसने शुक्र ग्रह की सतह का मानचित्रण करने के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि SAR का उपयोग किया था। ठीक, आगे आते हैं।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ साझेदारी में भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी जोधपुर या आईआईएससी बेंगलुरु। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि आईआईटी बॉम्बे। ठीक, देखो भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर टीसीएस द्वारा आईआईटी बॉम्बे के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। यह परियोजना भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अनुरूप है। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ये कब शुरू हुआ था? ये 2023 में शुरू हुआ था। ठीक, तो ये मिशन केंद्र सरकार का, इस मिशन का कार्य केंद्र सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग कर रहा है। ठीक है, ये किसके अंडर में है? यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी लिखने में कि ये जो मिशन है वो किसके अंडर में, जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उसके अंडर में, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंडर में ये मिशन कार्य कर रहा है। ठीक, क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर सेमीकंडक्टर चिप के लिए एक उन्नत सेंसिंग टूल है। ठीक, इसको समझना है। यह चिप फेलियर के मामलों को कम करेगा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करेगा तथा देश में सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास को बढ़ावा देगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश द्वारा मलेरिया की रोकथाम के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर वातावरण में छोड़े गए हैं? ठीक है, ऑप्शन है नाइजीरिया, दूसरा है मोजाम्बिक, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका और चौथा है जिबूती। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि जिबूती। तो देखो अगर हम जिबूती की लोकेशन देखना चाहें तो मैप पर जिबूती, अगर हम अफ्रीका के मैप पर देखें तो ये है जिबूती। ठीक है, बहुत छोटा सा देश है। ये आपको पता है ये क्या है? ये गल्फ ऑफ अडन है और ये क्या है? लाल सागर है। ठीक है, अगर हम इसको और थोड़ा सा देखना चाहें तो देखो ये है, ये क्या है? देखो ये है लाल सागर, ये है गल्फ ऑफ अडन और ये क्या है? जिबूती। ठीक है, अब जिबूती में ना देखो ये जो स्ट्रेट दिखाई दे रही है ये बड़ी सी, ये तो गल्फ ऑफ अडन है, लेकिन जिबूती के अंदर देखो ये वाली जो छोटी सी स्ट्रेट दिखाई दे रही है ये क्या है? गल्फ ऑफ ताड़जोरा। क्या है इसका नाम? गल्फ ऑफ ताड़जोरा। जोरा कर लो या जोरा कर लो। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है थोड़ा सा। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो जिबूती है ना वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है। ये देखो ये क्या है? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यानी अफ्रीका का सींग। अब हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका को देखना चाहेंगे, भाई हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं? तो लगभग 4 देश हैं। हमें जैसा कि पता है, एक बार नीले देशों को देखो, जो ब्लू कलर के देश दिखाई दे रहे हैं यही है हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले देश, यानी कि इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया। ठीक है, ये 4 देश हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एनाफिलीज स्टेफेंसी मच्छर। ठीक है, इसको दिमाग में रखना। एनाफिलीज स्टेफेंसी मच्छरों की एक प्रजाति है। यह प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम तथा वी विवैक्स मलेरिया दोनों के संचार में उत्तरदायी है। ठीक है, याद रखना अभी अफ्रीका में ना मलेरिया के मरीज बहुत ज़्यादा हैं और आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया के अगर मान के चलिए मलेरिया के मरीज हैं तो उनमें से 9 मरीज कहाँ पर हैं? ये अफ्रीका में हैं। ठीक, जिबूती द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन जिबूती फ्रेंडली मॉस्किटो, ये कई साल पहले शुरू किया गया था ऑपरेशन, इसका ही भाग है ये। ऐसा नहीं कि ये जो ऑपरेशन है मुख्य रूप से इसके लिए शुरू किया गया है, ऐसा नहीं है। ये जो ऑपरेशन चल रहा है कई सालों से, इसी का भाग क्या है? ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर जो छोड़े जा रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो इसी ऑपरेशन का भाग है। ठीक, इसके तहत एनाफिलीज स्टेफेंसी के प्रसार पर रोक लगाना है। इसका ये एक कार्य है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, इसका ये मुख्य कार्य नहीं है, इसका भी एक कार्य है। ये असल में जो ऑपरेशन है ये बड़ा ऑपरेशन है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि केवल मादा मच्छर ही इंसान को काटती है तथा मतलब ध्यान में रखना ये चीज़ कि उल्लेखनीय है कि केवल मादा मच्छर ही इंसान को काटती है तथा इस दौरान मलेरिया और अन्य वायरल बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों में सेल्फ लिमिटिंग जीन तथा फ्लोरोसेंट मार्कर जीन का प्रयोग किया गया है। इसके तहत क्या है कि जो मादा मच्छर होंगी ना, देखो जब जो मच्छर होंगे, इन्होंने जो मच्छर छोड़े हैं वो मच्छर क्या करेंगे? मादा मच्छर के साथ में प्रजनन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा? इनकी जो संतति होगी, यानी कि इनकी जो जनरेशन होगी, उनमें क्या होगा कि जो मादा मच्छर होंगे वो तुरंत के तुरंत मर जाएंगे। ठीक है, नर मच्छर बचेंगे, लेकिन भविष्य में आगे कुछ समय के बाद में धीरे धीरे नर मच्छर भी मर जाएंगे। इस तरह के जीन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की है? ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, चीन, रूस या ईरान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि रूस। ठीक है, ईरान नहीं है, सी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह घोषणा की है कि तालिबान सरकार को अफगानिस्तान में 4 साल पूर्ण होने के बाद तालिबान को आतंकवादी लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तालिबान ने अफगानिस्तान में 2021 में अपनी सरकार स्थापित की थी, ये पता है आप। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस देश में माउंट मोंगालो में भूस्खलन से 2000 लोग लापता हुए हैं? ऑप्शन है नाइजर, पापुआ न्यू गिनी, इक्वाडोर या इंडोनेशिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि पापुआ न्यू गिनी। तो देखो पापुआ न्यू गिनी में एंगा प्रांत में माउंट मोंगालो में भूस्खलन हुआ जहाँ पर 2000 लोग लापता हो गए। ठीक है, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में अभी तक लैंडस्लाइड हुआ है और प्रति घंटे चट्टानें टूट रही हैं। ठीक है, अब देखो आपको ना पापुआ न्यू गिनी को एक बार देखो,
इस पापुआ न्यू गिनी को हम लगभग कम से कम 4 से 5 बार ला चुके हैं क्लास में। तो आपको पापुआ न्यू गिनी के बारे में अगर कुछ भी जानकारी है, कोई भी जानकारी, तो आपको इसको भी एक बार मेंशन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो कल का प्रश्न था कि हाल ही में गोपी चंद्र थोटापुरा वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं, वह किस भारतीय राज्य के निवासी हैं? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल। इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। देखो, कमेंट न केवल आप लोग किया करो बल्कि कमेंट देखा भी करो, क्योंकि कमेंट कुछ लोग इतना अच्छा करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं कि जो जानकारी मैं क्लास में भी नहीं प्रोवाइड कराई होती है, वो लोग जो अपना कमेंट्स देते हैं उस कमेंट में वो जानकारी दे देते हैं। तो अगर आपको पूर्णता चाहिए, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ आपको बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट वगैरह कुछ लोग डाल देते हैं, तो उनको भी देख लिया करो नीचे, ठीक है। और जिसके कमेंट अच्छा लगे आपको, जिसका भी कमेंट, उसके कमेंट को भी लाइक किया करो, ताकि वो लोग मोटिवेट हों कि हाँ भाई, हमने अगर अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराई है तो लोगों को ये पसंद आ रही है, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है उसको देखिए और सारे के सारे लोगों को इसका आंसर देना है, और अगर एक्स्ट्रा जानकारी हो तो वो भी देना है, ठीक है। आज की क्लास में कई चीज़ें पूछ चुका हूँ, वो सारी की सारी बतानी है, ठीक है। चर्चा में रही रेडिएशन प्रोसेसिंग तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य हेतु किया जाता है? ठीक है। ऑप्शन है फल पकाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक है। दूसरा है परमाणु हमले से बचने के लिए भवन निर्माण हेतु एक जापानी तकनीक है। तीसरा ऑप्शन है कि फसलों को कीड़ों से बचाने हेतु तकनीक है। और चौथा है कि यह खाद्य पदार्थ अथवा फसलों में पकने या सड़ने की प्रक्रिया को विलंबित करने वाली तकनीक है। इसका सही उत्तर आपको देना है। अच्छा, एक और बात, अगर मान के चलिए आप लोगों को जितनी चीज़ें मैं पूछता हूँ सारी की सारे पता नहीं होती, तो जो चीज़ें पता होती हैं ना, केवल उनका आंसर दिया कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।